हेलो एवरीवन। आज आरोहण क्लासरूम में हम लेके आए हैं आज एक नया टॉपिक, जिसके बारे में मैं आज आपसे उस पर चर्चा करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। टॉपिक का नाम है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि टॉपिक तो लंबा है, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो मुझे आपको आज बताने हैं। और इन फार्मूलों को पीटी और मेंस में तो वो पूछ ही लेता है, लेकिन कई बार वो इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यू बोर्ड में बैठ के पूछ लेता है कि आखिर वो इसका फार्मूला बताइए, एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कोटा क्या है, इत्यादि ऐसी बातें वो पूछ लेते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो फॉर्मूलेज हैं वो पहले हम एक फॉर्मूला निकालते हैं एमएलए। एमएलए एक्चुअल में कोई एक एमएलए है नहीं, बहुत सारे एमएलए। कितने एमएलए हैं, कितने वोटर्स हैं, कितने वोट्स हैं ऑल इंडिया के विधानसभाओं के, वो हमें इसमें निकालने होते हैं। तो एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि इसमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट in 1971, total population of state in 1971 अपॉन, अब सवाल उठ के आता है कि 1971 की पॉपुलेशन क्यों ली है, इससे पहले की क्यों नहीं ली। तो उसके पीछे एक कारण था, चूंकि इंडिया पहला वर्ल्ड का कंट्री है जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रोग्राम चलाए 1950s के आसपास में, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। इसलिए साउथ इंडिया के लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्रयास भी कर रहे थे और वो कामयाब भी हो रहे थे। नॉर्थ इंडिया के लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करने में कोई रुचि नहीं रहे थे। इसलिए हर उस इलेक्शन में जिसमें किसी के एमएलए के वोट की वैल्यू निकल के आती है, हर उस आदमी को नुकसान हो सकता है, उसे लॉस हो जाए होगा जिसके पास पॉपुलेशन कम है। जिसके पास पॉपुलेशन ज्यादा है उसके पास उसकी वोट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। एक एग्जांपल से आप समझिए, 1971 से यूपी के एक एमएलए के वोट की वैल्यू 208 आती है। इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम में जाया जाए तो सिक्किम में आप देखेंगे कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू केवल 7 है, अरुणाचल प्रदेश में 8 है। तो इसलिए हुआ यह कि एक साउथ इंडिया के लोग आए और उन्होंने आके, यहां इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार से कहा कि मैडम बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यही सिद्धांत पर रखना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो फिर ये नॉर्थ इंडिया के लोग तो नहीं कंट्रोल कर रहे। इसलिए उन्होंने एक 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। 42 इसे लोग लगभग सभी जानते हैं, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर ही था, 1976 में किया। और आर्टिकल 55 में जो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, उसमें यह बात लिखवा दी गई कि ये जो पॉपुलेशंस है, कौन सी पॉपुलेशंस, इंडिया की, जो एमएलए के वोट की वैल्यू निकाल के ला रहे हैं, वहां लिखवा दिया गया 2000 तक, वर्ष 2000 तक ये पॉपुलेशंस 1971 की ही काउंट की जाएगी। हो गया, अब 2000 भी आ गया। जब 2000 आ गया, साउथ इंडिया के लोगों ने फिर आ गए दिल्ली, बोले भाई उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए की सरकार चला रहे थे, उनसे कहा गया सर बताइए कैसे करना है। तब उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। 42 का होता है 84, यह है 2001 की बात, यह है 2001 की बात।
और उन्होंने आर्टिकल 55 में ये बात लिखवा दी कि ये पॉपुलेशन कब तक रहेगी, 2026 तक रहेगी। कब तक रहेगी, 2026 तक रहेगी। और 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, पहला सेंसस कब होगा, 31 में, 1931 में होगा। और 1931 में जो उसके जो ऑथेंटिक डाटा आएगा, ऑथेंटिक आंकड़े आएंगे, उसको फिर ये बात माना जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि 1971 के जनसंख्या के आधार पर यूपी के एक एमएलए के वोट की वैल्यू 218। अगर इसे हम आज के पॉपुलेशन काउंट करी जाए तो लगभग हजारों में आएगा, लगभग हजारों में आएगा। तो इसलिए अभी कब तक, 2026 तक जो पॉपुलेशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, 1971 की रहेगी। 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर आप छोटा सा एक देखेंगे। अब ये फार्मूला, इसके बाद टोटल एलोटेड सीट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल एलोटेड सीट, टोटल एलोटेड सीट इन स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली गुणा 1000। इसे किससे गुणा करा हमने, 1000 से। अब मैं आपको एक छोटे से एक एग्जाम्पल से, मान लीजिए आसाम की एक बात ले लेता हूं। मान लीजिए आसाम के एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे कैसे हम काउंट करेंगे, कितने वोटर्स हैं हमारे ऑल इंडिया में और कितने वोट्स हैं, ये मुझे बताना है। मान लीजिए 1 लाख, मान लीजिए 10 लाख टोटल पॉपुलेशन से आसाम की 1971 से। टोटल सीट कितनी है यहां, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 126। और हां, ये कौन से हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं। कैसे, इलेक्टेड मेंबर। गुना 1000। स्टॉप कर दिया। टोटल फॉर्मूला हो गया इसका। और अब फॉर्मूले को मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया में कितने वोटर्स हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। अब देखेंगे आप कि मान लीजिए किसी स्टेट की पॉपुलेशन 10 लाख इंटू 1/1000, और वहां मान लीजिए 100 सीट। कितनी सीट से, 100 सीट। तो अब हम देखते हैं कि ये 3 0 से 3 0, ये 2 0 से 2 0, तो ये कितनी आ गई, 10। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 10 जो वैल्यू आई है वोट की वैल्यू, क्या एक एमएलए की है, सारे विधानसभा की, ये एक एमएलए के वोट की वैल्यू आई। अब मान लीजिए आसाम है, आसाम में कितने एमएलए हैं, 126, और एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी आई है, यानी कि 1260 वोट्स हो गए। कहां के, आसाम विधानसभा के हो गए। इसी तरीके से टोटल अगर हम ऑल इंडिया में जितने भी विधानसभा हैं प्लस उनके यूटी में जो विद लेजिस्लेचर है, उसमें टोटल एमएलए हमारे पास हैं 4033।
2019 से पहले, 2019 के बाद लद्दाख एंड जे.एंड.के को अलग अलग बना दिया ना, 2019 से पहले ये थे हमारे पास 4120। कितने थे हमारे पास? 4120 थे। लेकिन जे.एंड.के में अब कितने लोग हैं जो उसमें 87। तो जब इस संख्या को इस संख्या से घटाते हैं तो कितने आते हैं? ये हमारे पास कौन है? वोटर्स है, वोट नहीं है। ये कौन है हमारे पास? वोटर्स है ऑल इंडिया में, एमएलएस। तो सबकी विधानसभाओं को ऐसे जोड़ जोड़कर एक काउंट करते हैं तो हमारे पास कितने आ जाते हैं? ये वोटर्स आ जाते हैं। और टोटल जो वोट्स है हमारे पास, जो टोटल वोट्स है हमारे पास ऑल इंडिया में एमएलएस का, वो है 5,43,231। क्या है वो? 5,43,231 वोट है हमारे पास। वोटर्स कितने हैं स्टेट में? 4,033। कितने हैं? 4,033 है। और वोट्स कितने हैं हमारे पास? 5,43,231। अब अगर इसी बराबर में हम यूएसए में चला जाए तो यूएसए में हम क्या देखते हैं कि यूएसए में जितने भी वोटर्स हैं वहां कितने वोट्स हैं? वोटर्स हैं केवल 57। कितने वोटर्स हैं? 57 वोटर्स हैं। और वह टोटल वोट कितने हैं? 435 प्लस 100 कितने हो गए? 535 प्लस 3, यानी कि टोटल वोट से हुआ 538। और हमारे यहां टोटल वोटर्स कितने हैं? वो है हमारे पास टोटल वोटर्स। तो ये हुए स्टेट के। लेकिन जब हम जाते हैं यहां पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में 2 हाउस है। तो आपको एक बात यहां याद रखनी है कि पार्लियामेंट में जो आते हैं वो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो, उसके वोट की वैल्यू सेम होती है, सेम होती है, बराबर होती है। तो एमपी के वोट की वैल्यू या पार्लियामेंट के कितने हाउस है? 2 हाउस है। एक को कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा। लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो कितनी होती है? 552। और यहां कितनी हो सकती है? 250। अगर इसे लिख दे 530 प्लस 20 प्लस 2, तो ये तो मिल ही नहीं रहे एंग्लो इंडियंस। ये 530 का सभी स्टेटों से आ रहे हैं, जितने भी स्टेट है हमारे पास सभी स्टेटों से आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पूरी तरीके से अलॉट कर दी सीटें हमने। अब अगर मान लीजिए एक भी राज्य को, एक भी स्टेट को अगर हम एक भी सीट एक्स्ट्रा देते हैं तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ जाएगा। ये है कौन सी? यूटी की सीटें हैं ये 20। लेकिन अभी तक हमने कितनी अलॉट कर रखी है इन्हें? 13। तो टोटल जो हमारे पास लोकसभा के एमपी हैं जो एलिजिबल हैं किसके इलेक्शन में वोट डालने के लिए? प्रेसिडेंट के लिए, वो कितने हैं? 543। आपने देखा होगा जब इलेक्शन होता है तो इतनी सीटों पर होता है। ये 2 वो लोग थे जो एंग्लो इंडियन से, जो 2019 के बाद से ये दिखाई नहीं दे रहे। तो 543 ये हैं। और 250 को अगर हम 238 प्लस 12, तो 538 क्या है? ये सभी स्टेट को अलॉट कर रखी है हमने। 12 ये वो लोग हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक क्षेत्र का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव होता है। ये नॉमिनेटेड लोग हैं, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग नहीं करेंगे। अब बात ये आती है कि हमने अभी सभी स्टेटों को कितनी सीट दे रखी है? 233, यानी कि 5 सीटें अभी भी हमने किसी को अलॉट नहीं की है। अगर 5 सीटें हम किसी स्टेट को देना चाहें, एक एक करके 5 स्टेटों को, तो अभी हमें संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। 533 और प्लस 533 प्लस 243 और 233 कितने हो गए? 776। पार्लियामेंट में कितने वोट्स हैं? 776। कहां कहां से आ रहे हैं? 543 लोकसभा से आ रहे हैं और
233 कहां से आ रहे हैं? राज्यसभा से आ रहे हैं। टोटल वोट्स कितने हो रहे हैं? टोटल वोटर्स हैं ये, टोटल वोटर्स कितने हैं? 776। और स्टेट में कितने हैं? 4033। इतने वोटर्स, तो टोटल वोटर्स कितने हो गए हमारे? टोटल वोटर्स, तो टोटल वोटर्स कितने हो गए हमारे पास स्टेट के? टोटल वोटर्स कितने हो गए? 433 प्लस 776। टोटल वोटर्स कितने हो गए हमारे पास? अब जोड़ लीजिए इन्हें। 9 0 8 4। तो टोटल वोटर्स कितना हमारे पास प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? 4809। 2019 से पहले कितने थे ये हमारे पास? 4896। कैसे कैसे? 4 प्लस 776 इजिकल टू 4896। ये पहले कौन से थे? सभी स्टेटों के थे। ये किसके थे? हमारी पार्लियामेंट के लोग थे। तो टोटल कितने वोटर्स थे हमारे पास पहले? 4896 थे। और यहां कितने हैं? आप कितने हैं? 4809 वोटर्स हैं। अब इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा यूएसए में चल के देखें, यूएसए में हम देखेंगे कि वहां जो है दो चीजें वहां भी पार्लियामेंट के 2 हाउस। एक को कहते हैं HOR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक है सीनेट। यहां उसने पॉपुलेशंस का बेस माना है। यहां क्या माना उसने? पॉपुलेशंस को बेस माना है। यहां उसने पॉपुलेशंस को बेस नहीं माना है। यहां जितने स्टेट है, कोई छोटा स्टेट हो या बड़ा स्टेट हो, उसे सिर्फ कितनी सीट मिलेंगे? 2 सीट्स मिलेंगे। और यहां जो है टोटल मेंबर्स कितने हैं? 435 और प्लस 100, ये तो कितने हो गए? 535। अब मैं कह रहा हूं कि आपको 538 वोट से हुआ, तो 3 वोट 3 सीट, यानी कि यहां एक पॉपुलेशन से कि स्टेट छोटा हो या बड़ा हो, उसे कितनी सीटें मिलेंगी? सीनेट में 2 सीटें मिलेंगी। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसे 1 सीट भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो इसका मतलब वहां के पार्लियामेंट में वहां के लोगों को, किसी भी स्टेट को 3 सीटें तो हो सकती हैं। 2 प्लस 1, इससे नीचे तो नहीं होंगी, कम नहीं होंगी। तो इसलिए डीसी वाशिंगटन डीसी जो है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, उसमें एक संविधान में संशोधन कर उसे कम से कम 3 सीटें जिसे दी गई हैं, जिस भी स्टेट को सबसे कम सीटें दी गई, वो सीटें उसे अलॉट करेगी। तो कम से कम कितनी सीटें हो सकती है वहां? 1 इधर और 2 इधर, तो 3 होंगी। तो कितने हो गए टोटल? टोटल कितने हो गए? 538 वोट चाहिए। और मेरे यहां वोटर से कितने हैं? 4809। और 2019 से पहले कितने थे? 4896 थे। अब सवाल यह आता है, कि अब आप देखिए कि टोटल वोट्स कितना है। और यूएसए में टोटल वोट्स कितना है? 538। वोट डालने कितने लोग जाएंगे? 48 प्लस 9, 57 लोग वोट डालने जाते हैं। और वोट कितने हैं वहां? 538। और यहां अब आप देखिए इंडिया में, जब आप इंडिया में देखें तो एक मान लीजिए एक एमपी के वोट की वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो मैं आपको पहले ही ये बता रही हूं कि एमपी के वोट की वैल्यू चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, सेम होगी, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएगी। तो एमपी के वोट की वैल्यू होती है, अब आप ये बताएंगे मुझे कमेंट में कि ये मैंने क्या लिखा है, अपॉन 776। तो ये आता लगभग 700। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है? 700 आता है। तो 700 क्या है? ये एक एमपी के वोट की वैल्यू है या सारे एमपी के वोट की वैल्यू है? ये एक एमपी के वोट की वैल्यू है। तो टोटल हमारे पास एमपी कितने हैं? तो ये आ जाता है लगभग 543,200 के आसपास। यानी कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहली चीजें तो ये होगी, तो टोटल वोट्स कितने हो गए मेरे पास? 10,86,000 कितने हो गए?
431। कितने होते हैं? 10,86,431 वोट्स होते हैं मेरे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और वहां यूएसए में कितने? 538 वोट्स। और वोटर्स कितने? 57 है। तो ये एमपी के वोट की वैल्यू, ये बात आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आखिर मैंने ये क्या लिखा है, इसका फार्मूला क्या हुआ। अब ये तो हो गए वोट। इसे बोलते हैं हम पैरिटी। क्या बोलते हैं इसे हम? पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है समतुल्यता। किस किस के बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी कि जितने वोट्स सारे स्टेट के होंगे उतने वोट किसके होने चाहिए? हमारे सेंटर के पास होने चाहिए। तो आपने देखा होगा कि लगभग पैरिटी है। यहां एक बात का और छोटा सा ध्यान रखना होता है कि यहां पैरिटी लेने के लिए हम जो पॉइंट है, दशमलव है, उसके 3 अंकों तक लेते हैं। एक राउंड फिगर में आ जाना चाहिए। 0.3 तक लेते हैं, मान लीजिए 0.543 और 0.321। तो अगर 500 से ज्यादा है तो उसे हम +1 मान लेते हैं, और 500 से कम होता है तो इसे हम 0 कर देते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि हम राउंड फिगर में उसको लेते हैं, कोई भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। वोटिंग एंड काउंटिंग, इसमें वोटिंग हम कैसे करते हैं और काउंटिंग कैसे करते हैं। हम वोटिंग कैसे करते हैं? तो वोटिंग का जो फॉर्मूला है वो पहले तो हमें एक चीज निकालनी पड़ेगी। वोटिंग होती है प्रीफेंशियल। प्रीफेंशियल या वरीयता क्रम आधारित, वरीयता के आधारित। वरीयता पर आधारित होती है। अब जब प्रीफेंशियल का मतलब क्या है कि वोट एक ही होगा। मैं अब आपको बताने वाला हूं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। आपको समझना है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वो क्या होता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आपको यहां आज अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब आपको मुझे बताना है कि प्रीफेंशियल वोटिंग का क्या मतलब है। यानी कि यहां प्रीफरेंस दी जाती है। हम मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, 5 कैंडिडेट खड़े हैं, तो हम किसी एक को वोट नहीं देते। हम वोट एक ही होता है, लेकिन हम प्रीफरेंस कितने लोगों को देते हैं? जितने लोगों को उसमें बैलेट पेपर में नाम होते हैं उनके, ठीक। तो अब हम बताने वाले हैं आपको, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। प्रीफरेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इन्हें कोई नाम दे लेते हैं, A, B, C और D। आप देखते हैं कि जीवन में भी कुछ फैसले इसी तरीके से लिए जाते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। मान लीजिए एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि ये 4 कैंडिडेट्स हैं, आप एक वोटर हैं। आपको इन चारों को वोट एक ही देना, लेकिन प्रेफरेंस चारों को देनी है। वोट एक ही माना जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस चारों को देनी है। मान लीजिए आपने कहा कि ये मेरा मित्र है, सी बनना चाहिए। प्रश्न बोले अगर सी किसी वजह से नहीं बना तो ए बनना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरा मित्र है, मैं चाहता हूं ये बनना चाहिए। और अगर ये ना बने तो ये बन जाए, और कोई ना बने तो फिर डी बन जाए। प्रीफरेंस का मतलब समझ गए आप? प्रीफरेंस का मतलब है कि वोट एक ही है, लेकिन मैंने क्या प्रीफरेंशियल करा उसे मैंने कहा कि अगर ये ना बने तो ये बने, ये ना बने ये बने। मान लीजिए अगर आपके एग्जाम्पल में आपको बताता हूं, मान लीजिए आपके लिए 4 रिश्ते आते हैं। कितने रिश्ते आते हैं? 4 फोटोज है आपके पास। आप उसे देख कर उसमें से डिसाइड करना, लेकिन आपको एक ये डर है कि अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं तो पता नहीं सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। तो इसी तरीके से क्या है कि मान लीजिए सी को आपने फर्स्ट प्रीफरेंस दी, ए को आपने सेकंड दी। क्यों दी? क्योंकि आपको यह पता थी कि अगर मान लीजिए इसने मना कर दी तो फिर ये सही, ये नहीं तो फिर ये सही, और ये नहीं तो ये सही। अकेले रहने से अच्छा कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक। तो आप प्रीफरेंस का मतलब समझ गए। ये है प्रीफरेंशियल वोटिंग। हमें वोट एक ही है, लेकिन प्रीफरेंस हमें चारों को देनी होती है। अब ये प्रीफरेंस का मतलब समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं इसकी काउंटिंग कैसे होती है। काउंटिंग में आपको बताने वाला हूं। अब काउंटिंग से
काउंटिंग ऑफ वोट्स। कैसे काउंटिंग होती है, ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। टेक्निकल क्या, बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है, एक जगह टेक्निकल होता है जहां मैं बताऊंगा आपको। अब काउंटिंग से पहले हमें यह बात देखनी होती है कि यहां इलेक्शन कैसे हुआ है, इनडायरेक्ट। कैसा इलेक्शन हुआ भाई, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जब इलेक्शन हुआ है तो यहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट तो चला नहीं, यानी कि किसी एक को एक वोट ज्यादा मिल गया और वो उस एरिया का एमपी एमएलए बन गया, ऐसा तो यहां है नहीं। क्योंकि हमें फेडरल स्ट्रक्चर्स को भी चेक करना होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, वो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो सारे स्टेटों को उसे बनाने में उसकी भूमिका होनी चाहिए, बराबर भूमिका होनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना होगा, उसका एक कोटा डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसका कोटा कैसे कैसे निर्धारित करते हैं, इसे ही कहते हैं कि हम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कि जिस प्रोपोर्शनल में हमारे पास पावर, जिस प्रोपोर्शन में हमारे पास पॉपुलेशन से, उसी प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। अब कोटा निकालने का एक फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट अपॉन। अब बताइए कि इंडिया के कितने वैकेंसी कितनी है इंडिया के प्रेसिडेंट की, एक। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी प्लस 1 ब्रैकेट बंद और प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी प्लस 1 और प्लस 1। ये फार्मूला मैं आपको इसका एक इजी सी बात, एक एग्जांपल देकर आपको बता देता हूं कि मान लीजिए टोटल जो वोट्स पड़ा वो 100 पड़ा। आपको पता ही है, ऑल इंडिया में नहीं, ऑल वर्ल्ड में जो माना जाता है वो कम से कम 100 मान लिया जाता है, उससे पूरा मैच चलता है। तो यहां भी मैं आपको मान के चलता हूं कि एग्जाम्पल जितना इजी होगा ना, उतना अच्छी आदमी की समझ में आ जाता है, बच्चों के भी समझ में आ जाता है। अच्छा, मेन बात यह कि ये पीटी में मेंस की तो बात अलग है, यहाँ इंटरव्यू में से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि जो कोटा निर्धारित करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, वो कैसे करते हैं, उसका फार्मूला क्या है। तो ये सब याद करने वाली चीजें हैं, और चूंकि आपसे उतनी उम्मीद हम रखते हैं, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, तो ये उम्मीद तो हम आपसे रखेंगे ही कि कम से कम आपको ये चीजें जानकारी हो। अब रटने रटाने से तो किताबों में मिलेंगे ही, इन्हें समझना भी होगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम आपको छोटा सा, जिससे आपकी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट का मतलब क्या है, यहां एक मिनट समझ लीजिए आप। मान लीजिए मैंने आपको बताया था 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ए, बी, सी और डी। 1 2 3 4। मान लीजिए आपने, ये वैलिड वोट की बात समझ रहा हूं, वैलिड वोट किसे कह रहा हूं मैं। मान लीजिए आपको लगा कि सारे मेरे मित्र हैं, मैं तो सबको एक एक दूंगा, वोट कैंसिल, इनवैलिड हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने ये 3 है ऐसे कर दिया, तो ना तो ये पता लग रहा है ये सी को गया वोट या बी को गया, तो इसलिए ऐसे वोट भी कैसे हो जाते हैं, वो कैंसिल माने जाते हैं, इनवैलिड माने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वोट हैं जो इनवैलिड हो जाते हैं हर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक। अब आपको एक एग्जांपल से ये बात समझनी है कि कोटा कैसा कैसा निकाला जाएगा। वैलिड वोट का मतलब आप समझ गए, कोई भी ऐसा वोट्स जो समझ में ना आ रहा हो। अब एग्जांपल से आप समझें, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पड़ा 100। मैंने आपको पहले ही बताया 100 मान लेते ज्यादा अच्छा है, इंडिया में चलता है, सारी चीजें चलती हैं। अब वैकेंसी कितनी है हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, सॉरी वैकेंसी कितनी है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, और प्लस 1 तो बाहर है ही, प्लस 1। तो आप देखेंगे कि 100 अपॉन 2 कितना हो गया, 50 प्लस 1 कितना हो गया, 51। यानी कि ये 51 उस 100 का वो मिनिमम नंबर है जो कभी 2 लोगों को नहीं मिल सकता। कितनों को मिलेगा, 1 को मिलेगा।
50-50 दो को मिल सकते थे, लेकिन अब 51-51 दो लोगों को नहीं मिल सकते। तो ये मिनिमम वो चीज है कि जब तक ये कोई मामला नहीं आएगा, जब तक इतने वोट किसी को नहीं मिलेंगे, हम उसे विनर घोषित नहीं कर सकते। क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या होता है कि जो एक वोट जीत ले गया वो जीत गया, उस एरिया का एमपी एमएलए बन गया। लेकिन ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन का मामला है, इसलिए हम इसे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर्स को भी फॉलो करता है। मैंने बताया नहीं कि पैरिटी होनी चाहिए किस किस के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में। तो मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया था कि जितने वोट सारे स्टेट के होंगे एमएलए के, उतने वोट किसके होने चाहिए, हमारे दोनों हाउस के होने चाहिए, पार्लियामेंट के, लोकसभा की। तो ये क्या पैरिटी होती है, इसलिए हम इस कोटे को ये डिसाइड करेंगे कि कम से कम इतने वोट वाले को जिताएंगे, इससे नीचे वाले को हम नहीं जिताएंगे। क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या होता है कि एक वोट वाला भी जीत जाता है। चलिए, तो आप ये कोटा समझ गए मेरी पूरी बात। कोटे में मेरी आपको पूरी बात समझ में आ गई कि कोटा हमारे पास ये है कि इससे कम वोट वो होने चाहिए कि एक आदमी को मिलने चाहिए, दो आदमियों को ये नहीं मिल सकते, क्या मिले एक को मिलेंगे। चलिए, तो मैं आपको काउंटिंग में लेके चलता हूं, जो इसका इंपॉर्टेंट है और आपको वो आना चाहिए, काउंटिंग। अब काउंटिंग में जब हम आ जाते हैं, काउंटिंग में आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि वो 4 कैंडिडेट ही मान लेते हैं एबीसीडी, कि मुझे लगता है वो ज्यादा ही जी बैठ जाएगा। बाकी आप नाम कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ए, बी, सी और डी। काउंटिंग की टर्म एंड कंडीशन ये है कि काउंटिंग राउंडिंग में होती है। यहां कैसे होती है, राउंडिंग में होती है, वो कई राउंडों में चलती है। हालांकि आज तक के इतिहास में हमारे पास कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम सेकंड राउंड से बाहर गए। सेकंड राउंड में भी एक ही बार गए जब बीबी गिरी ने नीलमा संजीवा रेड्डी को हरा दिया था, नहीं बाकी हम फर्स्ट काउंटिंग में जीत जाते हैं, राउंडिंग में नहीं जाना पड़ता है। लेकिन यह कुछ बातें आपको समझनी कि मान लीजिए अगर राउंडिंग में भी जाना पड़े तो हमें नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस देखनी होती है। बस ये बेसिक सी बात है जो समझनी है आपको। आज मैं अब आपको बताने वाला हूं कि मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, वही मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने वोटिंग की, कैसे होगी वोटिंग, वोटिंग होगी सीक्रेट, क्योंकि ये आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है कि वोटिंग कैसे होगी, सीक्रेट होगी। सीक्रेट वोटिंग का मतलब, इसका मतलब पार्टी की व्हिप या जारी नहीं हो सकती। अब ये नहीं पता लगेगा वोट किसने किसको दिया है, वोटिंग सीक्रेट होगी, इसके बिना और कोई हमारे पास तरीका नहीं। तो अब मान लीजिए काउंटिंग में हो गई, वोटिंग हो गए सारे, और मान लीजिए वोट हमारे पास कितना था, 100, यही मान के चलना। अब जब काउंटिंग हुई तो पहले राउंडिंग की, तो फर्स्ट राउंड हुआ भाई। फर्स्ट राउंडिंग में जब हमने काउंटिंग की तो हमने आपको यह बात बताने वाले हैं कि जो फर्स्ट प्रीफरेंस के वोट हैं वो काउंट करे जाएंगे। फर्स्ट प्रीफरेंस के वोट अगर किसी को 51 मिल गए, काउंटिंग खत्म, जीत गया। इसलिए मैं आपको ये नहीं सिखाना चाहता हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में जाएंगे तो हम कैसे किसी को जिताएंगे। तो ये बात आपको सीखनी है। फर्स्ट राउंडिंग में जब हमने काउंटिंग शुरू करी तो इसके पास आए 40 वोट, इसके पास आए 30, इसके पास आए 20, इसके पास आए 10, हो गए भी 100। चेक कर लो, 100 हो गए, ठीक। क्या कोई जीता, क्यों नहीं जीता, क्योंकि वो मिनिमम जो कोटा है वो क्यों नहीं ले पाया। 100 का कितना आना चाहिए, कम से कम 51, तो 51 तो किसी को मिले नहीं। तो हम कैसे करें, अगले राउंड में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब कहां जाएंगे हम, अगले राउंड में। जब हम अगले राउंड में जाते हैं तो अगले राउंड में हम सबसे पहले ये बात करते हैं यहां सबसे कम वोट किसे मिला है, ठीक हो। इससे कहेंगे भी देखो अब बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं, अब आपसे हम आगे मिलेंगे, बस इतना ही हो सकता है। क्योंकि अब इन 10 वोटों को देखना है, इन 10 वोटों में हमें यह देखना है कि ये 10 लोगों ने डी को फर्स्ट प्रीफरेंस पर रखा या नहीं रखा। ये बात तो आपकी समझ में आ गई भाई। ए को 40 लोगों ने रखा, बी को 30 लोगों ने रखा और सी को 20 लोगों ने रखा, तो 10 लोगों ने कैसे डी को फर्स्ट प्रीफरेंस पर रखा। कोई बात नहीं, अब आप टेंशन ना लें। अब जब इसे बाय बाय कर दी तो ये 10 वोटों ने जो किसी को सेकंड तो रखा होगा, नहीं रखा होगा, क्या रखा होगा, सेकंड रखा होगा। तो इन 10 वोटों की क्या देखेंगे, अब हम सेकंड प्रीफरेंस देखेंगे। तो सेकंड प्रीफरेंस में जब हम देखते हैं तो हमारे पास कितने लोग बचते हैं, यहां ए बी सी, इनमें से करा होगा किसी को सेकंड,
या नहीं करा? वो किन लोगों, इन 10 लोगों ने। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी क्या देख रहे हैं हम, सेकंड प्रेफरेंस देख रहे हैं। कितनी? 10 लोगों की। कौन से लोगों की? 10 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। तो सेकंड प्रेफरेंस में कितने लोग मिलेंगे यहां? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है इसमें। अब मान लीजिए इन 10 वोटों में से 7 वोट मिल गए बी को, 2 वोट 1 वोट, कैसे भी कर लो आप, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। टेंशन हम आ सकते हैं, आप नहीं आएंगे। टेंशन लेना हमारा काम है, आपका नहीं। कितने हैं भाई? इन 10 लोगों ने, 10 लोगों में से 2 लोगों ने सेकंड किसे दिया? ए को। 7 लोगों ने बी को, 1 लोगों ने कंफर्म, बिल्कुल नो डाउट। अब क्या हुआ कि ये वोट इसके खाते में जोड़ दीजिए आप। कितने हो गए टोटल? ए के पास वोट हुए 41 और बी के पास हुए 37 और ए के पास हुए 40 + 1। कितने हो गए? 41। बी के पास हुए 30 + 7। कितने हो गए? 37। सी के पास हुए 20 + 2। कितने हो गए? 22। फिर फंस गए, नहीं जीता पा रहे हम किसी को भी। या कोई जीत रहा है? कोई नहीं जीत रहा। क्यों नहीं जीत रहा? क्योंकि 51 चाहिए। अब हम सेकंड राउंड में फेल हो गए जाके, कोई हमारा जीत नहीं पा रहा, तो अब हम कहां जाएंगे भाई? थर्ड राउंडिंग में जाएंगे, नहीं जाएंगे? और जब हम थर्ड राउंडिंग में जाएंगे तो यहां सबसे पहले यह बात देखेंगे, यहां सबसे कम वोट किसे मिला है? किसे मिला है? सी को। तो इनसे क्या करेंगे हम? बाय बाय करेंगे। क्या करेंगे? इनसे हम बाय बाय करेंगे। तो सी के पास टोटल वोट कितना है? अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं तो कोई दिक्कत है आपने? 22 ही हो रहा है ना। अगर मैंने इसे ब्रेक कर भी दिया तो ये क्या उनसे इसके वोट है? फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट है इसके या नहीं? 20 लोगों ने इसे फर्स्ट पर रखा था पहले। 2 लोग कौन है ये? सेकंड प्रेफरेंस वाले। कौन से? ये सेकंड प्रेफरेंस वाले। तो इन 22 वोटों को एडजस्ट करना है। समझ रहे हो? अब हमारे पास क्या, जब हम थर्ड राउंडिंग में जाते हैं तो हमारे पास इन 20 वोटों की हम सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। दिमाग में सेट रखिएगा। 2 लोगों की क्या देखेंगे? हम थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे। कंफर्म? थैंक यू, अच्छा लगा। चलिए, तो अब जब थर्ड प्रेफरेंस में जाते हैं तो सी के पास है, हमारे पास टोटल वोट है 20 + 2। इन 20 वोटों की हम सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे और इन 2 लोगों को क्या देखेंगे? हम थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे। या नहीं देखेंगे? क्योंकि सी के पास सेकंड प्रेफरेंस के ये 2 वोट थे ना। तो अब इन 2 वोट क्या देखेंगे? हम थर्ड। इन्होंने थर्ड तो किसी को करा होगा नहीं। अब हम 20 की जब बात करते हैं तो 20 में जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि इनकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे या नहीं देखेंगे? इनकी जब सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे तो हमें कौन कौन मिलेंगे? अब दिमाग ये खराब हो सकता है आपका, कैसे? डी तो पहले राउंड से बाहर हो गया था, वोट तो था, ठीक। इन 2 लोगों की क्या देखेंगे हम? थर्ड प्रेफरेंस। तो थर्ड प्रेफरेंस में कितने लोग बचे? ए और बी। बस यही एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर आप इन्हें यहां समझ गए तो समझ लीजिए काउंटिंग करना बहुत इजी है, बहुत टफेस्ट नहीं है। इनकी जब थर्ड देखेंगे तो आदमी 2 ही बचे हमारे पास, ए और बी। तो इन 2 वोटों की थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे। अब मान लीजिए कि ए जो है, बी जो है, इनके क्या देखेंगे हम? क्या देखेंगे हम पहले ये बताओ? सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे या नहीं इन 20 वोटों की? तो मान लीजिए 12 वोट इसे मिले, 5 वोट इसे मिले और 3 वोट इसे मिले। यानी कि उन 20 लोगों में से 5 लोगों ने ए को सेकंड पे रखा, 12 लोगों ने बी को सेकंड पे रखा और 3 लोगों ने डी को सेकंड पे रखा। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? बिल्कुल कंफर्म। अब जब हम इन 2 लोगों को क्या देखेंगे हम? थर्ड प्रेफरेंस। थर्ड प्रेफरेंस में कितने लोग बचे? 2 ही बचे। तो मान लीजिए एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। इजी है, टफ नहीं, बस एक टेक्निकल पॉइंट यही है छोटा सा। अब आपको यहीं से समझना है बस। अब इनकी ये, क्योंकि डी पहले राउंड से बाहर हुआ, अब ये 3 वोटों का क्या करना है? तो इन 3 वोटों की हम थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे। पहले राउंड से बाहर हुआ, वोट कितने हैं इसके? तो यहां जो ये सेकंड प्रेफरेंस के वोट थे ना, तो अब इन डी की थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे ना हम।
तो थर्ड में कौन कौन बचे हमारे पास? ए और बी। कितने कितने बचे? ए और बी। मान लीजिए एक वोट इसे मिल गया, 2 वोट इसे मिल गए। अब इन्हें काउंट कर लीजिए, ये 20 के 22 के 22 वोट हो जाने चाहिए हमारे पास, तो हमारी काउंटिंग सही चल रही है। मान लीजिए ए 5 वोट उसके पास ये है, ये रहे, एक ये रहा और एक, टोटल कितने हो गए? 7 वोट। और बी के पास जब हम जाकर देखते हैं तो कितने? 12 ये है उसके पास, एक ये है उसके पास और एक 2 ये है, सॉरी हैं 2 है। अब इसके कितने हो गए? ये 15 और ये 7, टोटल कितने हो गए? थे कितने पास सी के पास? 22। अब इन वोटों को इनके अकाउंट में जोड़ दीजिए। ए के पास कितना वोट था आपको याद होगा तो 41 था, प्लस 7 और मिल गए। बी के पास कितना था? 37 था, प्लस 15 और मिल गए। बताइए कितने हो गए? 48। और ये कितने हो गए? 52। जीत गया बी जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि उसे 52 मिल गए। टोटल नंबर का, टोटल वोट्स का कितने थे? 100 थे, अब उसके कितने मिल गए? 52 मिल गए। तो इसका मतलब अब बी जीत गया। अब मान लीजिए यहां भी हम नहीं जीत पाते तो हमें नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस देखते चले जाना होता है, नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस देखते चले जाता है, और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को एक मिनिमम नंबर ना मिल जाए। दैट्स ऑल। थैंक यू।